जय हिंद। आज के इस टॉपिक में हम भारतीय वनों के बारे में जानते हैं कि भारतीय वन के कितने प्रकार होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि उन वनों में कौन कौन से किस किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जो हमारे वहाँ जो वन अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे? देहरादून में। और सबसे ज्यादा वन अगर हमारे वहां कहीं पाया जाता है तो सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और ये तो राज्य में हो गया। अगर केंद्र शासित पूछे तो केंद्र शासित में सबसे ज्यादा वन अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ठीक है। चूंकि किसी भी क्षेत्र में 22 से 23% वनों का होना, और सॉरी 33% वनों का होना अनिवार्य है। ठीक है। लेकिन हमारे वहां क्या है? हमारे भारत यानी इंडिया में क्या है? हमारे वहां मात्र 22 से 23% वन ही पाए जाते हैं। ये कैसे पता चलता है? ये प्रत्येक 3 साल पे एक आंकड़ा निकाला जाता है, एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसके तहत ये पता चलता है कि किस देश में कितने प्रतिशत वन है। तो जो नॉर्मल है वो कम से कम 33% होना चाहिए, लेकिन हमारे वहां क्या? हमारे वहां 22 से 23% होता है। ऐसा क्यों है? अभी हम बहुत विकसित भी नहीं है, अभी हम विकासशील की श्रेणी में, फिर भी हमारे वहां 22 से 23% वन का होना एक बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि 33% के जगह पे 22 से 23%, 10% का मार्जिन बहुत मायने रखता है। लेकिन वही आप जापान में देखिए तो जापान में 66% वन पाए जाते हैं, जो मानक है उससे 2 गुना, और हमारे वहां जो पाया जाता है उससे 3 गुना वहां पे वन पाया जाता है। चूंकि वो सबसे ज्यादा बहुत ही विकसित देश भी है, विकसित की श्रेणी में सबसे ऊपर भी आता है। और उसके वहां इतना विकासशील विकसित होने के बावजूद उसके वहां मान लीजिए कि उद्योग कल कारखाने काफी ज्यादा है, फिर भी वहां पे 66% वन पाया जाता है। लेकिन हमारे वहां उद्योग कल कारखाने न होते हुए भी हमारे वहां वन 22 से 23% पाए जाते हैं, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब हमारे वहां जो वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हमारे वहां जो वन पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसे वन? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब ये जो उष्ण कटिबंध है ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं। उष्ण कटिबंध जो होता है, सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्लोब है। ठीक है। और इस ग्लोब पे ये आपका कौन सी रेखा हो जाती है? विषुवत रेखा हो जाती है। इसके नीचे मकर रेखा हो जाती है। ठीक है। और इसके ऊपर वाला कर्क रेखा हो जाता है। ठीक है। अब जो सूर्य है, चूंकि सूर्य कहां चक्कर लगाता है? सूर्य मकर रेखा से और कहां तक? कर्क रेखा तक। मकर रेखा और कर्क रेखा, इन्हीं दोनों के बीच में सूर्य क्या करता है? अपना परिक्रमण करता है। कहां से? मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच। और हमारी जो स्थिति है वो कहां है? हम अभी इस एरिया में है। हम इस मतलब कर्क रेखा पे आते हैं। किस पे? कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा पे हमारा पूरा हिस्सा नहीं आता है। कर्क रेखा पे जो है हमारा जो नीचे वाला आधा पोर्शन है वही हमारा कर्क रेखा पे आता है। और चूंकि जो सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में चक्कर लगाता है, इसी के बीच में, तो ये क्षेत्र क्या हो जाता है? ये क्षेत्र गर्म क्षेत्र हो जाता है। क्या? गर्म क्षेत्र। अब भूगोल के भाषा में गर्म को क्या कहते हैं? उष्ण कहते हैं। क्या? उष्ण। और क्षेत्र को कटिबंध के नाम से जानते हैं। यही क्या हो जाता है? जहां मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में सूर्य का परिक्रमण होता है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब ये तो उष्ण कटिबंध हो गया। इसके नीचे यहां पे क्या होता है? ये हो जाता है हमारा पोल, यानी ये हमारा ध्रुव हो जाता है। ये कौन सा ध्रुव है? ये दक्षिणी ध्रुव है। और ये कौन सा हो जाता है? ये भी पोल है। ये क्या हो जाता है? ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो जाता है। अब इसको तो हम उष्ण कटिबंध कह लिए। किसके? मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कह लिए। लेकिन जो मकर रेखा और ध्रुवों के बीच के, इसके बीच को हम क्या कहते हैं? इसको हम शीतोष्ण कहते हैं। शीतोष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां तक तो सूर्य आता है, तो सूर्य का प्रकाश कुछ दूरी तक तो पड़ता होगा ना। सूर्य का प्रकाश मान लेते हैं कि यहाँ इसमें आधे तक पड़ता है, लेकिन आधे के बाद से नहीं पड़ता है, तो उसको हम किस में आ जाता है? फ्रीडेड जोन। इसको क्या कहते हैं? फ्रीडिड जोन। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध।
और इसको क्या कह देते हैं, इसको शीत कटिबंध कह देते हैं। यहां तक तो बिल्कुल प्रकाश ही नहीं पहुंचता है, ध्रुवों पे सूर्य का प्रकाश नहीं, बहुत कम पहुंच पाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। ठीक, इसके ऊपर भी ऐसा ही होगा, कर्क रेखा और इसके बीच में शीतोष्ण कटिबंध आएगा, और इसको क्या कहेंगे, इसको शीत कटिबंध कहेंगे। लेकिन अब आपने एक और नाम सुना होगा, टुंड्रा और टैगा, जहां पे बहुत अत्यधिक ठंडी पड़ती है। टुंड्रा और टैगा, इसी में जो पार्ट है, इसी का जो अगर दो पार्ट फिर अगर हम कर दें इसका, तो इसमें टुंड्रा हो जाता है और एक टैगा हो जाता है। टुंड्रा नीचे, पहला पोर्शन टुंड्रा हो जाता है, सबसे ऊपर टैगा हो जाता है। यानी कि अब सबसे अगर आपकी ठंडी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ठंडी कहां पड़ती है, टैगा वाले क्षेत्र में पड़ती है। एक तो हो गया कि हम उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं। तो हमारा भारत क्या होता है, हमारा अधिकांशतः पोर्शन किसमें आ जाता है, हमारा जो कर्क रेखा है हमारे बीचों बीच से निकलता है, तो हमारा आधा हिस्सा कहां आ जाता है, उष्ण कटिबंध में, बाकी किसमें आ जाता है, ऊपर शीतोष्ण में आ जाता है। ठीक है, और जो चूंकि वन हमारे वहां पाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा वन कहां, यही शीतोष्ण उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके आगे हम समझते हैं कि ये जो उष्ण कटिबंध है, तो इसी वजह से हमारे वहां जो वन पाए जाते हैं उनमें सबको हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध वन के नाम से आते हैं। सभी वनों के नाम के आगे उष्ण कटिबंध जुड़ा रहता है। इसमें पहला जो वन आता है हमारा, इसमें पहला वन क्या होता है, पहला वन हो जाता है उष्ण कटिबंध सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंध हमने लिखा है क्योंकि उष्ण कटिबंध सबके साथ आएगा, तो हम क्या लिख देते हैं, सदा बहार वन। कौन सा वन, सदाबहार वन। अब सदाबहार वन ये कौन सा वन होते हैं, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी वन है, चाहे जितने भी पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, उनको क्या चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए और साथ में लाइट वगैरह ये भी चाहिए। तो पौधों को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, सब पौधों को सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी तापमान और वर्षा जल की जरूरत होती है। जल मतलब वर्षा से मिले चाहे जैसे भी मिले, किसको जरूरत होती है, पौधों को जरूरत होती है। तो इस क्षेत्र में, सदाबहार क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर जरूरी किसी पौधों को है तो क्या है, वर्षा और तापमान। तो सदाबहार जो वन होता है, इसमें वर्षा की मात्रा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा मिल जाती है। ठीक है, और तापमान जो होता है वो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाता है। टेम्परेचर भी मिल गया 22 से 23 डिग्री सेल्सियस, और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी हो गया। अब वर्षा को किसमें मापने का यंत्र जो होता है, वर्षा को मापने का यंत्र क्या होता है, रेन गेज होता है। रेन गेज से क्या करते हैं, वर्षा को माप लेते हैं। वो फिजिक्स का टॉपिक है, रेन गेज का। ठीक है, तो सदाबहार वन में क्या होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी हो जाती है और 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान भी रहता है। ठीक है, तो लाजमी है कि यहां पे क्या निकलेंगे, यहां पे सदाबहार वन निकलेंगे। अब सदाबहार वन की विशेषता क्या होती है कि ये साल भर हरे भरे रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। लेकिन ये साल भर हरे भरे रहने का मतलब ये नहीं है कि इनकी पत्तियां नहीं गिरती हैं। पत्तियां तो सारे पौधों की गिरनी ही गिरनी है, वो चाहे कभी जैसे भी गिरे। तो जैसे क्या होता है, जो पर्णपाती वन, जो पतझड़ होता है, वो एक मौसम होता है। पतझड़ में मैक्सिमम पौधों का जो होता है पत्तियां गिर जाती हैं। लेकिन सदाबहार वन एक ऐसा वन है जो सदैव हरा भरा रहता है। अब इसके हरा भरा रहने का मुख्य कारण क्या है, अब चूंकि सदाबहार जो वन है ये मैक्सिमम जहां पे वर्षा और तापमान दोनों होगा वहां पे ये ज्यादा निकलेंगे। अब क्या है कि ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखा है। अब सूर्य क्या है, इन्हीं दोनों के बीच में तो चक्कर लगा रहा है ना, यहां से कहा मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में। अब एक चीज बताइए, एक बार यहां से गया तब भी विषुवत रेखा पर गया, और एक बार उधर गया फिर उधर से जब आएगा तब भी तो विषुवत रेखा पे आएगा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे काफी ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और यहाँ पे समुद्र काफी ज्यादा है। ठीक है, अब समुद्र के वजह से यहाँ पे जब टेम्परेचर है तो टेम्परेचर भी है और समुद्र है, समुद्र का पानी क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से वाष्प बन के ऊपर उठेगा, और हमेशा प्रत्येक दिन विषुवत रेखा पर 2 से 4 बजे के बीच में हमेशा बारिश हो जाती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि सूर्य क्या है, हमेशा 2 बार इसको क्रॉस करता है, और इसका जो टेम्परेचर है यहाँ पे विषुवत रेखा पे काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ का वाष्प पानी जो है वाष्प बन के बादल बना लेते हैं, और वही बादल 2 से 4 के बीच में वर्षा कर देते हैं। वो प्रत्येक दिन होता है। अब आप खुद बताइए कि सदाबहार वन को चाहिए क्या,
200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए और तापमान भी चाहिए। तो तापमान तो यहाँ पे मिल ही जाएगा और वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा भी यहाँ मिल जाती है। तो जिसकी वजह से जो है जो सदाबहार वन है वो विषुवत रेखा पर काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे आपने ब्राजील का नाम सुना, ब्राजील का जंगल भी क्या है, सदाबहार वन ही है। क्यों है? क्योंकि वो ये जो ब्राजील का बंजर जंगल है, वन है, वो अफ्रीका में पड़ता है और अफ्रीका क्या है, अफ्रीका पर विषुवत रेखा जो है अफ्रीका को बीचों बीच से काटते हुए निकलती है। तो इसके वजह से क्या होता है, विषुवत रेखा पर अफ्रीका में ब्राजील का वन पाया जाता है और वो कैसा वन है, एक सदाबहार वन है। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि जो सदाबहार वन है वो केवल विषुवत रेखा पर ही पाए जाएंगे, ऐसा नहीं। सदाबहार वन की विशेषता ही यह है कि जहां पर वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाएगा वहां पे क्या होगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और मतलब तापमान जो इसको दोनों मिल जाएगी तो कहां, वो कहीं भी निकल सकता है। जैसे ये तो विषुवत रेखा की बात हो गई। अब विषुवत रेखा के बाद हम अपने वहां आते हैं, तो अपने वहां जो नीचे का क्षेत्र है यहाँ पे भी बारिश, जैसे ये केरल का जो तट है, यहाँ पे केरल है आपका, ये जो केरल है इसके तट को हम क्या कहते हैं, इसके तट को हम मालाबार तट कहते हैं। और ये जो मानसून जब निकलता है तो सबसे पहले मानसून यहीं पे पहुंचता है और जब सबसे पहले मानसून यहाँ पे पहुंचेगा तो लाजमी है कि यहाँ पे बारिश होना ही होना है, बारिश भी होगी और तापमान भी। तो हमारा जो ये उत्तरी, इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट का मैदान इसको कह देते हैं। पश्चिमी घाट के मैदान पे हमारा सदाबहार वन पाया जाता है, पश्चिमी घाट के मैदान पे। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे कोरोमंडल तट है, कौन सा तट है, कोरोमंडल कहाँ पे है, तमिलनाडु के तट को, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। यहाँ पे क्या होती है, लौटते मानसून से वर्षा होती है, लौटते मानसून से वर्षा यहाँ पे, और लौटते मानसून से वर्षा प्लस ठंडी के मौसम में वर्षा यहाँ पे हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ पर भी क्या होता है, सदाबहार वन पाया जाता है। अब मेघालय का नाम सुने होंगे, मेघालय में हमेशा वहां पे भी वर्षा होती रहती है, जिसके वजह से सदाबहार वन वहां पर भी पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब ये जो सदाबहार वन है, ये तो समझ में आ गया कि सदाबहार वन के लिए क्या चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए और 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। ये दोनों इसको मिल गया सदाबहार। अब ये सदाबहार वन होता क्यों है, इसकी पत्तियां झड़ती हैं नहीं झड़ती हैं, इसके बारे में जानते हैं। सदाबहार वन है और वन है, इसमें पेड़ पौधे होंगे, तो जब वन है पेड़ पौधे होंगे तो इसकी पत्तियां झड़ेंगी कि नहीं झड़ेंगी, जाहिर सी बात है जब पेड़ पौधे हैं इसकी पत्तियां एक न एक दिन झड़नी है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो सदाबहार वन है इसमें तापमान की कमी नहीं है, वर्षा की कमी नहीं है, तो इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे अधिकांशतः बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, क्योंकि इनको जो चाहिए तापमान चाहिए और वाटर चाहिए, यानी वर्षा चाहिए, इनको उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। लेकिन अब एक चीज और यहाँ पे समस्या आ जाती है, क्या कि ये निकलेंगे तो ये बड़े निकलेंगे कि छोटे। अब इसी तरह कभी भी कोई भी चीज जब काफी सघन होगी तो सघन होगा तो जो ऊपर निकल गया उसको तो प्रकाश मिल जाएगी और नीचे उसको पानी मिल जाएगा, लेकिन जो छोटा होगा उसको क्या होगा, उसको बारिश का पानी तो मिल जाएगा लेकिन तापमान नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से वो हमेशा चाहेगा कि हम भी काफी ऊपर निकले। तो यहाँ की जो सदाबहार वन जो होता है वो हमेशा अपने आप को काफी हमेशा ऊंचा रखना चाहता है, अब सब कोई अपने आप को ऊपर निकलना चाहता है। ठीक है, तो जिसके वजह से सदाबहार वन जो होता है इसमें काफी बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए, अगर वृक्ष लंबा होगा तो पतला होगा कि मोटा होगा, मोटा तो कदापि नहीं होगा, क्योंकि वो जब निकलेगा और उसको लंबा होना है, उसको काफी तेज ऊपर ग्रोथ करना है तो पतला ही होगा। तो सदाबहार वन में काफी सघन वृक्ष पाए जाते हैं, सघन वृक्ष होंगे, पतले होंगे और काफी ऊंचे होते हैं, और दूसरी बात जब ऊंचा होगा और पतला होगा तो कठोर भी होगा। तो सदाबहार वन में कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें लंबे होते हैं, इसके वृक्ष कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। ये जंगल कैसा होता है, सघन, मतलब काफी गजील होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा पेड़ पौधे निकलते हैं, सघन होते हैं। इसके बाद जो सघन होंगे, लंबे होंगे, और कैसा होता है, पतला होता है। कैसा, पतला होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, लंबा और पतला है तो कठोर भी होगा। क्या होगा, कठोर होगा। एक किस वन की विशेषता है, सदाबहार वन की। पहली विशेषता क्या हो गई, इसको 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा चाहिए और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। इसके वृक्ष लंबे, सघन, पतला और कठोर होते हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ में। लेकिन आखिरकार ये सदाबहार ही क्यों होते हैं, तो सदाबहार होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ कारण इसमें यही सघन वाला है। सघन,
अब सघन होंगे तो इसमें ये थोड़ी कहा जाता है कि एक ही प्रकार के, इसमें कई 50 तरह के वृक्ष निकलते हैं। लेकिन जब 50 तरह के वृक्ष निकलेंगे तो उसी में कोई ऐसा होगा जो अपना पत्ता जनवरी फरवरी में गिरा देता होगा, कोई वृक्ष उसमें ऐसा होगा जो मार्च अप्रैल में गिराता होगा, कोई वृक्ष ऐसा होगा जो जून जुलाई में गिराता होगा, कुछ वृक्ष ऐसे होंगे जिनकी पत्तियां नवंबर दिसंबर में गिरती होंगी। तो अब एक चीज बताइए, जो जनवरी फरवरी में गिराएगा तो उसका जब जनवरी फरवरी के बाद उसका मार्च अप्रैल से नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, और जो मार्च अप्रैल में गिराएगा उसका आगे निकलना। तो जो जनवरी फरवरी में जो गिरा रहा है, लेकिन उसके बाद भी तो जो वृक्ष है वो मार्च अप्रैल दिसंबर तक उनकी पत्तियां तो शेष बच रही है ना, फिर इधर जनवरी वाला निकाल लेगा तब तक मार्च अप्रैल वाला गिर जाएगा, बकिया उधर बची रहेंगी। ऐसे करते करते क्या होता है, जैसे आपको एग्जांपल थ्रू समझाते हैं। जैसे एक रूम में अगर कोई बच्चा लड़का रह रहा है, ठीक है, तो वो मान लेते हैं कि 12 बजे तक पढ़ा, और 12 बजे तक पढ़ने के बाद वो लाइट बंद करके सो गया। वो कैसा, तो लाइट बंद करके सो गया तो उसका रूम क्या हो गया, अंधकार में हो गया, रूम उसका अंधेरा हो गया। मालिक देखेगा तो कहेगा कि हाँ ये लड़का ठीक है और इसने लाइट बंद कर दिया, ये क्या है, उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उसको पतझड़ में रखा जाएगा, क्योंकि उसने एक निश्चित समय के बाद अपना लाइट ऑफ कर दिया। लेकिन किसी रूम में ऐसा भी होता है 4-5 बच्चे होते हैं, ठीक है, अगर किसी रूम में 4-5 बच्चे हैं तो लाजमी है कि मान लेते हैं कोई बच्चा 11 बजे तक पढ़ा और उसको अब नींद आने लगी, वो सोने चला गया और बोल के गया कि भाई लाइट बंद कर देना। जी, जो उसके साथ पढ़ने वाले थे वो उसमें से एक था, वो 12 बजे तक पढ़ा, ठीक है, वो बोला कि लाइट बंद कर दो, तब तक तीसरा बोला भाई तीसरा वाला अभी तो जगह है ना, तीसरा वाला भी उसको अभी 4 बजे तक पढ़ना है, 3 बजे तक पढ़ना है, वो 3 बजे तक पढ़ा और ये दोनों सो गए। तब तक चौथा भी, तीसरा भी 3 बजे सो गया और चौथा 4 बजे तक पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद वो 4 बजे जब चारों सोने जाएंगे, 3 तो सो ही रहे, चौथा जब सोने जाएगा उस टाइम क्या होगा कि जब चौथा लाइट ऑफ करने जाएगा तब तक तीसरा क्या करेगा, पहला वो 4 बजे का अलार्म लगाया है कि हमें 4 बजे उठ के पढ़ना है, वो तब तक बंद करने जा रहा है, तब तक ये जग गया। अब वो बंद करके सोएगा तब तक ये जग गया, तो बोला नहीं अब बंद मत करो। अब नीचे जब मालिक देखेगा तो कहेगा अरे ससुरा ये तो पूरी रात लाइट जल रहा है, ठीक है। जब पूरी रात लाइट जलेगा तो अब यहाँ पे क्या, अब ऐसा नहीं है कि उस रूम में कोई सो नहीं रहा है, सो तो रहा है, पारा पारी तीनों चारों सो रहे हैं, लेकिन लाइट बंद नहीं हो रही। सेम वैसा ही इसमें सदाबहार वन में हो जाता है कि पत्तियां तो सबकी गिरती हैं, लेकिन एक साथ किसी की नहीं गिरती, कभी किसी की कभी किसी की, उसी से रूम के जैसे। इसीलिए ये वन कैसे रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं। वर्ष भर ये क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि एक ह्यूमस होता है, अभी ह्यूमस ये मिट्टी का पार्ट है, लेकिन हम इसमें आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। ह्यूमस जो क्या होता है, ये ह्यूमस पृथ्वी के ऊपरी परत पे पाया जाता है। ऊपरी परत ही क्या होता है, ह्यूमस होता है। वो क्या होता है, वो कार्बनिक होता है, मतलब ऑर्गेनिक होता है, जो खाद वगैरह जो हम डालते हैं वो क्या होता है, एक ह्यूमस ही है, वही हमारे पौधों को क्या करता है, ग्रोथ कराता है। बीज अंकुरित ह्यूमस के कारण ही होते हैं। लेकिन संयोग की बातें है कि हमारे वहां जितनी भी मिट्टियां पाई जाती हैं भारत में, उसमें ह्यूमस की मात्रा, सब में ह्यूमस की मात्रा की कमी होती है, किसी में भी ह्यूमस भरपूर नहीं पाया जाता है। तो जो अब एक चीज बताइए, ये जो सदाबहार वन है इसमें क्या होगा, ह्यूमस की कमी होगी कि नहीं होगी। अब ह्यूमस ऑर्गेनिक तो है, अब ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक है, तो कार्बनिक, अब जब इसके पेड़ सदाबहार वन में जो पेड़ पौधे उसकी पत्तियां गिरेंगी तो क्या करेंगी, वो सड़े गलेंगी, तो सड़े गलेंगी तो एक कार्बनिक ही तो बना रही हैं, वो सड़े गलेंगी तो वहीं पे गिर के वहीं पर रह जाएंगी, और वहां पे क्या होगा, ह्यूमस की मात्रा ज्यादा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सदाबहार वन में ह्यूमस की मात्रा कम होती है या यदि अधिक होती है, तो क्या होती है, ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक कहां पाई जाती है, सदाबहार वन में पाई जाती है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, इसमें पौधे कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इसमें पौधे पाए जाते हैं रोजवुड, एक और पाया जाता है आपका आयरनवुड, एक पाया जाता है आपका आबनुस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आबनुस, और चौथा पाया जाता है इसमें महोगनी। मुख्यतः यही 4 पेड़ उसमें किसमें पाए जाते हैं, सदाबहार वन में पाए जाते हैं। यहां तक सदाबहार वन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने सदाबहार वन देख लिया।
टोटल जो हमारे वहां वन पाए जाते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के, जिसका एक टाइप हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। कौन सा था? सदाबहार वन। ठीक है, अब इसके आगे हम जो दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा जो इसका टाइप होता है, इसका दूसरा टाइप क्या हो जाता है? इसका दूसरा टाइप होता है, क्योंकि उष्ण कटिबंध में तो हम आते हैं, हमारे जितने भी वन है वो कितने? उष्ण कटिबंध, इसलिए हम उष्ण कटिबंध में लगा रहे हैं। इसमें भी एक इसका पूरा नाम क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब जो दूसरा है उसका नाम क्या है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, या जिसे पतझड़ वन भी कहते हैं। क्या है? पर्णपाती वन, या जिसे क्या कहते हैं? पतझड़ वन। नाम से ही कंफर्म है कि ये कैसा वन होगा? पतझड़ वन, मतलब पत्ता गिराने वाला वन होगा। अब ये जो पर्णपाती वन होते हैं, ये साल में, मतलब ऐसे टाइम में हमेशा अपने पत्ते गिरा देते हैं जब इनके गिराने का समय रहता है। साल भर में इनका इनका पत्ता हमेशा गिर जाना है। ठीक है, तो जब साल भर में इनके पत्ते गिरेंगे तो इसके वजह से इन्हें क्या कहते हैं? पर्णपाती वन या पतझड़ वन। अब इनका क्या होता है? पत्ते गिराते हैं तो इनका भी जैसे ये वन कहां पाए जाएंगे, कितने डिग्री सेल्सियस में पाए जाएंगे, इसके लिए भी क्या, ये क्या है, ये इनका जो वर्षा का लेवल है, इनको कितनी वर्षा चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर क्या चाहिए? इनको वर्षा चाहिए। और टेम्परेचर जो है इनको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दीजिए। अगर जहां कहीं 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस अगर वर्षा तापमान मिल जाता है, वहीं पे क्या मिल जाता है? पर्णपाती वन पाया जाता है। ये वन कैसे होते हैं? ये काफी चमकीले होते हैं, चमकीले टाइप। इनकी लकड़ियां जो होती हैं चमकीली होती हैं और कठोर भी होती हैं। जैसे चमकीली और कठोर होती हैं इनकी लकड़ियां, कैसी होंगी? चमकीली और कठोर भी होंगी। ऐसा नहीं है कि लचीली होंगी, कठोर भी होंगी। क्योंकि भाई सेम कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इनको 100 से 200 चाहिए और इनको 100 से 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए, तो ज्यादा कोई अंतर। लेकिन तापमान में तो कोई भी मान लीजिए 22 से 23 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। तो इनकी लकड़ियां कैसे हुई? इनकी लकड़ियां चमकीली और कठोर होती हैं। ठीक है, अब इसके आगे, अब इनमें जो पौधे पाए जाते हैं, कैसे पौधे पाए जाते हैं? आपके वहां या पौधे आप देखे होंगे, जैसे आम का पौधा आप लोग देखे हैं, ये भी अपना पौधा क्या करते हैं? ये भी अपनी पत्तियां कुछ एक निश्चित टाइम में, जैसे कौन सा मौसम होता है, जब इन्हें फल लगने वाला था उससे कुछ पहले ही अपनी पत्तियां गिरा के खत्म कर देती, फिर नई पत्तियां आती हैं, तब जाकर उसमें मोजर लगता है और धीरे धीरे उसमें फल लग जाते हैं। महुआ का नाम सुने होंगे आप लोग। आम हो गया, महुआ हो गया, सागवान हो गया, सागवान। ठीक है, कौन कौन? आम, महुआ, सागौन। आम, महुआ, सागौन। उसके बाद एक आता है आपका साल, शीशम, और एक और इसमें जामुन। ये सारे किसमें आते हैं? ये आपके आ जाते हैं पर्णपाती वन में। पर्णपाती वन की विशेषता क्या है कि ये 100 से 200 सेंटीमीटर इनको वर्षा चाहिए और इनकी लकड़ियां क्या होती है? चमकीली और कठोर होती हैं। इनमें कौन कौन से पौधे आते हैं? आम आता है, महुआ आता है, सागौन, साल, शीशम और जामुन आ जाते हैं। अब एक चीज बताइए, इसमें क्या बोलते हैं, मानसूनी वन कौन सा हो जाएगा? इसमें मानसूनी वन और वर्षा वन। वर्षा वन किसको कहते हैं? इसको, अब ये जो है ये तो वर्षा पे ही डिपेंड है ना। अगर इसको 200 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा मिलती है तो सदाबहार वन नहीं हो पाएगा। तो ये कौन सा वन है? ये आपका हो जाता है वर्षा वन। वर्षा वन आपसे पूछ लेगा कि जो इनमें से बताइए कौन सा ऐसा वन है जो वर्षा वन की कैटेगरी में आती है। तो वर्षा वन की कैटेगरी में कौन आता है? सदाबहार वन आते हैं। लेकिन ये जो है आपका पर्णपाती वन, ये किसमें है? ये मानसूनी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अपना पत्ता गिराते हैं मानसून के समय में ही गिराते हैं, तो ये कैसा हो जाता है? ये मानसूनी वन की श्रेणी में आ जाता है। कौन? पर्णपाती वन।
यहां तक तो हमने समझ लिया कि पर्णपाती वन और सदाबहार वन क्या क्या होते हैं। अब तीसरा हम देखते हैं क्या होता है। तीसरा पर्णपाती वन, इसमें कुछ नहीं करना, जैसे इसी का एक छोटा ही रूप है, वो क्या कहता है, वो बड़का थेथा होता है, वो कहता है कि इसको तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, हमको उतना नहीं चाहिए, हमको उससे आप थोड़ा सा कम दे, उससे हमसे कम दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई ऐतराज नहीं है, हम आराम से रह लेंगे। तो कौन सा वन होता है, वो भी होता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क, बस इसके आगे हम क्या कर देंगे, शुष्क लगा देंगे, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंधीय हम नहीं लिखते क्योंकि हमारे जितने भी वन किसमें आते हैं, किसमें, उष्ण कटिबंधी में ही आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, शुष्क कटिबंधी वन, शुष्क कटिबंधी वन। अब इसमें क्या होता है कि तो ये कहता है कि हमको क्या दे दीजिए, हमको जो पर्णपाती वन को आप जितना टेम्परेचर दे रहे थे, हमको टेम्परेचर उतना ही दे दीजिए, लेकिन जो वर्षा पानी है हमको इससे कम भी दे दीजिए, तभी हम रह लेंगे। तो इसमें कौन कौन, इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, इसको वर्षा कितनी चाहिए, 70 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा चाहिए इसको, ठीक है। और टेम्परेचर कितना चाहिए इसको, इसको भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मली जितने भी वन पाए तो उनको नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। अब जो इनको मान लीजिए भाई इनको पानी तो कम मिल रही है, अब जब पानी कम मिल रही है तो ये अपना अलग उपाय करेगा कि नहीं करेगा, तो ये क्या उपाय करता है, पनिया कम ले लेता है, टेम्परेचर का उतना ही ले लेता है, लेकिन अपने जड़ को क्या करता है, काफी अंदर तक फेंक देता है, यानी काफी अंदर तक इसकी जड़ें गई होती हैं, काफी दूर तक इसकी जड़ें गई होती है। तो ये क्या करता है, पानी कम लेके लेकिन अपनी जड़ों को क्या करता है, काफी दूर तक भेज देता है। और अब आप एक चीज बताइए, ए वन क्या होंगे, ये सघन होंगे कि विरल होंगे, ए वन क्या होते हैं, ये विरल वन होते हैं, विरल होता है, क्योंकि भाई हम हर जगह 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा तो होगी नहीं, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, विरल हो जाता है, ठीक है। अब विरल हो गए, अब ये क्या करते हैं, इनकी जो इनमें जो पौधे लगते हैं, इनके जो पौधे हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, पीपल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पीपल आपके आसपास में भी मिल जाएगा। वो जो पीपल होता है उसको आप देखेंगे तो उसको वर्षा से क्या बहुत ज्यादा कोई लगाव नहीं होता है, उसको कम वर्षा मिले ज्यादा लेकिन वो रह जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, पीपल जो होता है उसकी आप देखेंगे उसकी जड़ें काफी दूर तक गई होती हैं, काफी दूर तक। अगर आपके दरवाजे पे अगर पीपल का पेड़ है तो आपके घर के अंदर तक उसका जड़ें गई हो रहती हैं। तो जो पीपल का पेड़ है वो वर्षा कम लेता है लेकिन जड़ें उसकी क्या होती हैं, बहुत दूर तक और बहुत नीचे तक गई होती हैं। तो इसमें उस शुष्क कटिबंधीय में कौन आ जाएगा, पीपल आ जाएगा, पीपल, बरगद, बरगद। और साथ ही साथ इसमें बेल, बेल आप सुने होंगे, उसकी सारी पत्तियां गिर जाती है लेकिन फल उसी में लगातार लगा रह जाता है, तो वो भी किसमें आ जाता है, शुष्क पर्णपाती में। कौन सा हो गया, बेल। इसी में आता है आपका एक तेंदू, तेंदू का पेड़ भी आता है, तेंदू। दूसरा एक और आता है खैर, ठीक है। कौन कौन से, पीपल, बरगद, बेल, तेंदू, खैर। एक और वृक्ष का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सखुआ। सखुआ भी किसमें आता है, शुष्क पर्णपाती वन में ही आता है। कौन सा, सखुआ, सखुआ, ठीक है। तो ये जो सखुआ होता है काफी मजबूत पेड़ होता है, ठीक है। तो इसमें जो भी है ये काफी मजबूत वृक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये शुष्क कटिबंधीय में पीपल, बरगद, बेल, तेंदू, खैर और सखुआ। साथ में इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और वर्षा कितनी चाहिए, 70 सेंटीमीटर। ये वन कैसे होते हैं, विरल वन होते हैं। अब विरल वन का मतलब क्या है कि इनमें दूरियां काफी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि जो आपके घर आम का पेड़ होगा, आम के पेड़ के जस्ट बगल में ही दूसरा आम का पेड़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बीच में उसके जो सतह है उसके जमीन पे काफी ज्यादा जगह खाली रहता है। उसमें क्या पाया जाता है, उसमें घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है इसमें, इसमें घास के मैदान पाए जाते हैं। किसमें, शुष्क पर्णपाती वन में। इतना तो आप समझ लें। और यहां पे आप दो चीज देख रहे हो, एक है खैर और एक तेंदू। इसका खैर का तो खैर आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन तेंदू का नाम आप लोगों ने सुना। खैर की पत्तियों का क्या होता है, खैर की पत्तियों का नहीं, खैर की जो लकड़ी होती है, खैर की लकड़ी से इसकी
लकड़ी से कत्था बनाया जाता है। क्या? कत्था। जो पान खाया जाता है उसमें उसका कत्था बनाया जाता है। क्या? कत्था। और जो खैर की तेंदू की लकड़ी होती है, इसका क्या प्रयोग? बीड़ी आप लोगों ने देखा होगा, जो वो पत्ती वाली बीड़ी आती है जिसमें भरा रहता है वो मटेरियल, पता नहीं क्या मटेरियल, वो किसका बना होता है? वो तेंदू से होता है, उसी से क्या बनाया जाता है? बीड़ी बनाया जाता है। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। यहां तक आपको कोई, आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सदाबहार वन, पर्णपाती वन, शुष्क कटिबंधीय वन, यहां तक तो समझ में आ गया। यही हमारे क्या है? यही हमारे 3 मुख्य हैं जो हमारे वहां वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसका एरिया भी देख लेते हैं कि ये किस किस एरिया में पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने इसका तो एरिया आपको बताया था, लेकिन एक बार हम और इसका एरिया लिख देते हैं। कौन कौन से वन कहां कहां पाए जाएंगे? ये पाया जाएगा आपका तमिलनाडु, जिसको हमने कोरोमंडल तट बताया था। तमिलनाडु के तट पे, तमिलनाडु, केरल, मिजोरम और साथ ही अंडमान निकोबार में। ठीक है, ये जो पर्णपाती वन है और शुष्क कटिबंधीय वन है, ये तो आसपास हमारे आसपास में ही मिल जाते हैं। जैसे पर्णपाती का मतलब ही क्या है? पतझड़ वन, और शुष्क कटिबंधीय का वन, शुष्क कटिबंधीय मतलब इससे छोटा रूप क्या हो जाता है। तो ये हमारे आसपास मतलब यूपी, बिहार, ये सब सारी सीमाएं रखे पकड़े हुए कौन सा वन? पर्णपाती वन पा लिए जाते हैं। ठीक है, हमने 6 में से जो हमारे वहां वन पाए जाते हैं उसमें 6 में से हमने 3 कर लिए। कितने बचे हैं? 3 बचे हैं। उसमें चौथा जो होता है, चौथा वन क्या हो जाएगा? चौथे वन के बारे में जानते हैं। चौथा वन क्या हो जाता है? पर्वतीय वन। अब आइए इसके बारे में। पर्वतीय वन क्या होता है? ये ऐसे वन कहां मिलेंगे? हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में ऐसे वन देखने को मिलते हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या है? ऐसा क्षेत्र जहां पर 3 तरफ से पानी भरा हुआ हो, वहां पे क्या मिले? उसको क्या कहते हैं? पर्वतीय क्षेत्र। जैसे हमारा जो नीचे वाला पार्ट है, इसके चारों तरफ इधर है अरब की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे से हिंद महासागर, ये क्या है? यही हमारा नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाता है? प्रायद्वीपीय भाग हो जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र कहां से हो जाएंगे? ये जो होता है, ये दोनों किनारों से छोड़कर यही हमारा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र हो जाता है। तो जो पर्वतीय वन है कहां पाए जाएंगे? नाम से ही स्पष्ट है, पर्वत पे पाए जाएंगे, यानी कि हिमालय और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पाए जाएंगे। अब कहां पाए जाएंगे? हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठीक है, अब इनके लिए क्या नेसेसरी होगा कि इनका जो हाइट होना चाहिए, जो पर्वत और पठार जो है उनका हाइट 2500 से 4000 मीटर के बीच में होना चाहिए। अगर 2500 से 4000 के बीच में है तो भी जाके वहां पे पर्वतीय वन पाए जाएंगे। कितने से? 2500 मीटर से 4000 मीटर, 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर कौन पाया जाता है? पर्वतीय वन पाया जाता है। अब इसी 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई, यानी 2.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई बहुत कम नहीं होती है, वो भी पर्वतों के लिए। तो आप एक चीज जानते भी हैं कि जब भी हमारी जो ऊंचाई है पृथ्वी तल से जैसे जैसे बढ़ते जाती है, वैसे वैसे क्या होता है? तापमान में वृद्धि, कमी भी होने लगती है। क्या होने? तापमान में कमी होने लगती है। अब इसी 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे आदमी जाएगा तो लाजमी है कि टेम्परेचर में क्या होगी? कमी आएगी। और जब टेम्परेचर में कमी आएगी तो यहाँ पे क्या पड़ने लगता है? बर्फ पड़ने लगता है। क्या? बर्फ। तो अक्सर आप देखते होंगे कि जो पर्वतों की जो चोटियां होती हैं उनके ऊपर बर्फ जमा रहता है। अब इसीलिए जब बर्फ रहेगा तो वहां पे आम वगैरह, चाहे बरगद, पीपल, बेल, ऐसे वृक्ष तो वहां पे पाए नहीं जाएंगे।
तो वहां पे कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? वहां पे शंकुधारी, मतलब शंकु कुछ इस प्रकार का, मान लीजिए कि वृक्ष है तो ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं शंकुधारी, या इन्हें कोणधारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकुधारी। शंकु का क्या काम? ये शंकु हो गया, और यहाँ पे कोण, तो कोण भी तो बन रहा है, कोण ही तो बन रहा है। तो यहाँ पे कौन से बन पाया जाता है? शंकुधारी, कोणधारी, या इन्हें अल्पाइन वृक्ष भी कहते हैं। क्या यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? यहाँ पे दो प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, शंकुधारी और कोणधारी। कौन कौन? शंकुधारी, शंकुधारी, कोणधारी, कोणधारी, शंकुधारी तथा कोणधारी यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अल्पाइन वन के नाम से भी जाना जाता है। शंकुधारी, कोणधारी या अल्पाइन वन, अल्पाइन वन कहां पाए जाते हैं? पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। कौन कौन? शंकुधारी, कोणधारी और अल्पाइन वन। अब इनका कोण और शंकु मतलब ऐसा क्यों पाया जाता है, और हमारे वहां का जो पेड़ है वहां पे क्यों नहीं रह सकता? तो इसको हम समझते हैं। ऐसा ये इसलिए है क्योंकि हमारे वहां का जो वृक्ष है वो काफी कठोर होता है, और वहां पे अगर उसको ला के लगा दिया जाए, और तो वहां पे जो बर्फ हमेशा पड़ता रहता है, तो वो जो वृक्ष होंगे, जो उसकी शाखाएं होंगी, वो क्या करेगा? वो जो बर्फ का भार है वो उसको सहन नहीं कर पाएगा और अचानक टूट जाएगा। ठीक है। लेकिन जो शंकुधारी और ये जो वहां पे वृक्ष पाए जाते हैं, अल्पाइन जो वन पाए जाते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है? ये जो ऐसे ऐसे हाथ खोले रहते हैं। ठीक है। और जब ऐसे हाथ खोले रहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे इनके मतलब बर्फ आके गिरता है, और बर्फ को ये रोके रहते हैं जब तक इनसे रुक जाता है। और जैसे ये नहीं रुकेगा, ऐसे हाथ अपना छोड़ देंगे, नीचे कर देंगे, और क्या होगा? जो सारा का सारा बर्फ रुका था वो आराम से नीचे चला जाएगा। और ये क्या होता है? ऐसे होते हैं, ये ऐसे बर्फ डगर डगर के नीचे चला जाएगा, इससे बर्फ वहां पे नहीं रुकता है और इनके टूटने की खतरा कम हो जाए, टूटता ही नहीं है। ठीक है। तो ये क्या होता है? अब जब ऐसे अगर है और नीचे कर लेते, क्या हो जाएगा? लचीला हो जाते हैं। यहाँ पे कौन से वृक्ष? शंकुधारी, कोणधारी और अल्पाइन वन पाए जाते हैं, और ये कैसे होता है? लचीले होते हैं। कैसे? लचीले वन पाए जाते हैं। ये तो किसकी हो गई? पर्वतीय वन की हो गई। अब पर्वतीय वन पाए कहां जाते हैं? हिमालय और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई के लिए इनके लिए कितनी होनी चाहिए? 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई इनकी होनी चाहिए। अब एक चीज बताइए, ये जो 4000 मीटर की ऊंचाई है, अगर इस ऊंचाई को हम और अधिक बढ़ा दें, जैसे 4000 से अगर हम इसको 4000 से बढ़ाना शुरू करें, अगर 5000 पे अगर चले जाए, तो क्या वहां पे वृक्ष पाए जाएंगे? कभी नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वहां पहली बात तो अंकुरित होने के लिए वहां पे कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। अब जब वो ऑलरेडी जब बर्फ से ढका रहेगा तो वहां पे वृक्ष कैसे अंकुरित करेंगे? तो इसके वजह से यहाँ 4000 से अगर ऊपर होता है तो वहां पे कोई वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, वहां पे कोई वन नहीं पाए जाते। ये तो हो गया हमारा चौथा टाइप। अब पांचवा टाइप क्या है? अब आते हैं पांचवें टाइप के बारे में जानते हैं। मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय वन। अब मरुस्थलीय वन जो होता है, इसके लिए ये वन कहां पाए जाएंगे? जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। कितनी? 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, वहां पर कौन वन पाए जाएंगे? मरुस्थलीय वन पाए जाएंगे। और ऐसे वन अधिकांशतः कहां देखने को मिलेंगे? ऐसे वन अधिकांशतः राजस्थान में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में कौन सा वन देखने को मिलता है? मरुस्थलीय वन। उनके लिए जो वर्षा है वो कितनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए। ठीक है। अब एक 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा तो वो तो वर्षा ना के बराबर है। ठीक है। अब 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा है। ठीक है। राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पे कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। कांटेदार, जैसे वहां पे नागफनी तो हमारे वहां भी पाया जाता है, लेकिन नागफनी वहां पे भी पाया जाता है, उसमें कांटे होते हैं। क्या होता है? कांटा। अब वो कांटा क्या होता है? वो एक्चुअली में कांटा होता ही नहीं है। क्या होता है? कांटा होता नहीं है। वो एक्चुअली में होता क्या है? वो पत्तियां ही होती हैं, लेकिन पानी की कमी की वजह से वो क्या हो जाती है? कांटे के रूप में बदल जाती है। तो जितने भी कटीले वृक्ष पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो एक्चुअल में कांटे होते नहीं है, लेकिन पानी की कमी की वजह से उनमें एक मतलब क्या होता है? वो पत्तियां कांटे के रूप में बदल जाती हैं। जैसे राजस्थान में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कटीले पाए जाते हैं, और वहां पे वर्षा की कमी रहती है, जिसकी वजह से उस वृक्ष में पत्तियां ना होकर क्या हो जाती हैं? कांटे हो जाते हैं। यहाँ पे कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? कटीली
झाड़ियां पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियां कहाँ पाई जाएंगी? मरुस्थलीय वन में। मरुस्थलीय वन में वर्षा कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए। और ये वन कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान में पाए जाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब हम छठवां और लास्ट देखते हैं, वो क्या है? दलदलीय वन। कौन सा वन? दलदलीय वन। अब चूंकि नाम से यह स्पष्ट है कि दलदल का मतलब क्या होता है? दलदल का मतलब है कि वैसा क्षेत्र जहां पानी लगी ना हो, लेकिन वहां पे जाने के बाद पानी का अनुभव हो। ठीक है, जैसे अधिकांश आप सुने होंगे मरुस्थलों में, दलदलों में क्या होता है कि आदमी फंस जाता है तो निकल नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसमें जो पानी वहां पे था, हमारे वहां क्या होता है कि हमारे वहां पानी अगर रुका है तो रुक के कुछ टाइम रुकेगा, फिर अपने आप अंदर चला जाएगा, सूख लेता है। लेकिन वहां पानी सूखती नहीं है, वहां पे क्या होता है? दलदल बना लेती है। दलदल वहां पे आदमी फंस जाता है, उसमें पानी क्या होता है? नीचे चला जाता है, लेकिन सूखा नहीं रहता। ऊपर का पार्ट हल्का हल्का गिला रहता है, लेकिन नीचे पूरा पानी रहता है, जिसकी वजह से आदमी वहां पे फंस जाता है। तो ये कौन सा वन होता है? दलदलीय वन होता है। अब ये दलदलीय वन पाए कहां जाएंगे? जितने भी समुद्र के किनारे होते हैं क्या होते हैं? दलदलीय वन होते हैं। जैसे एक और आपको बता दें, कच्छकारण का है गुजरात में। वो किसके वजह से कच्छकारण होता है? उसे सफेद मरुस्थल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे पानी की मात्रा वह आके खत्म हो जाती है। जो लूनी नदी है, जो कहां से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। वही लूनी नदी पानी अपना समुद्र में ना गिरा के कहा वही कच्छकारण में अपना पानी गिरा देती है और वहीं पे खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से लूनी नदी को हम क्या कहते हैं? अंतर्वाही नदी कहते हैं। मतलब अंदर अंदर ही बहने वाली नदी कहते हैं। वो समुद्र में जाकर अपना पानी नहीं गिरा पाती है। ठीक है, ये तो हो गई लूनी। अब जो वहां कच्छकारण है उसको क्या कहते हैं? सफेद मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि यहाँ पे जो वन पाए जाएंगे वो क्या होंगे? बहुत ही मजबूत। यहाँ के वन क्या होते हैं? यहां के वन की लकड़ियां मजबूत तथा कठोर होती हैं। क्या होती है? मजबूत तथा कठोर होती हैं। यहां के जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं? मीडियम साइज के होते हैं। मीडियम मतलब ना ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा, मीडियम साइज होती है। कौन? इन यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं। और दूसरा चीज ये कि दूर से देखने पर ये हमेशा सदाबहार के जैसे देखेंगे। दूर से देखने पर सदाबहार के जैसी। अब सदाबहार नहीं होती है, लेकिन सदाबहार वन के जैसे दिखती हैं, क्योंकि यहां पे भी कई अलग अलग वैरायटी के वृक्ष पाए जाएंगे। ठीक है, क्या होता है? दूर से देखने पर सदाबहार वृक्ष के जैसे, सदाबहार वन के जैसे दिखाई देती हैं। ये तो रहा हमारा कितना कौन भारतीय वन के बारे में। एक चीज और, यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ? दलदली वन में। इनके वृक्ष का उपयोग नाव बनाने में किया जाता है। इनका प्रयोग नाव बनाने में किया जाता है। इस प्रकार हमने क्या देखा? भारतीय वन जो थे, भारतीय वनों के बारे में हमने पढ़ा। भारतीय वन के कितने पार्ट थे? कितने टाइप थे? 6 टाइप जो भारत में वन पाए जाते हैं। कितने टाइप के वन पाए जाते हैं? 6 टाइप के वन पाए जाते हैं। कौन कौन? पहला हो गया आपका सदाबहार वन, दूसरा हो गया आपका पर्णपाती वन, तीसरा शुष्क पर्णपाती वन, चौथा पर्वतीय वन, पांचवा मरुस्थलीय वन और छठवां आपका दलदलीय वन। आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपको लगता है कि ये जो हमने आपको आज बताया, इस टॉपिक में हमने आपको जो आज कवर किया, अगर आपके लिए अगर यूजफुल है, आपके दोस्तों के लिए यूजफुल है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें यार। आप जितने लोग देखते हैं यार, लाइक करने में क्या रहता है यार, अगर अच्छा हो तो आप एक बार लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि इसमें कुछ कमी है या परफेक्ट है। अगर आपको कुछ कमी नजर आती है तो आप इसको जरूर बताएं और इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी जरूर से जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।